हेलो स्टूडेंट, कैसे हो। आज अपन टोटोमेरिज्म को कंप्लीट करते हैं ना। अपने 3 लेक्चर हो गए टोटोमेरिज्म का, आज अपन लास्ट लेक्चर कवर करते हैं। तो अपन लास्ट लेक्चर में क्या बात कर रहे थे, ये अपन डिस्कशन चल रहा था कि इनोल बनते टाइम इनोल कंटेंट कैसे बढ़ सकता है, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जिनको देख के अपन ये बता सकते हैं कि इस कंपाउंड में सर इसका इनोल ज़्यादा बना है ना। या तो इनोल बनते टाइम क्या आ जाए, एरोमेटिसिटी आ जाए, या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से उसका इनोल कंटेंट बढ़ जाता है ना। ऐसे कुछ एग्जांपल देख रहे थे अपन। जैसे एक दो एग्जांपल और बता दूंगी आपको। चलो लेट सपोज मान लो ये कोई एग्जांपल होता है इस टाइप से। ये दोनों में इनोल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। इनोल कंटेंट, इनोल कंटेंट का मतलब समझ गए कि एक तो मान लो इसका इनोल बनाया जाए, एक मान लो इसका इनोल बनाया जाए। पहले तो बताओ इसका ये कौन सा, ये सिंपल कीटो नहीं है, ये एमाइड है बच्चों। सी डबल बॉन्ड हो के बाजू में नाइट्रोजन है ना। एमाइड वाले केस में याद है ना कैसे टोटोमेरिज्म होते। अगर मैं इसका टोटोमर बनाता तो कैसे बनता, मान लो OH माइनस सामने आता तो क्या करता, वो H को हटाता, ये नेगेटिव ऐसे करके, याद है ना एमाइड वाले केस में कैसे होता था। तो उस केस में ये कैसा बन जाएगा, N डबल बॉन्ड OH। और इस वाले केस में ये कैसा बनता, N डबल बॉन्ड OH ऐसे। दोनों में अच्छा इनोल किसका माना जाएगा, बोलो। दोनों में सब कुछ सेम है, बस एक बात का डिफरेंस है, यहाँ पे पाई ज्यादा है। इसका मतलब इसमें पाई सिग्मा पाई का एक और कॉन्जुगेशन मिला और थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिली। इसका मतलब इसका इनोल फास्ट बनेगा, सीधी सी बात है। तो सेकंड और फर्स्ट में इनोल कंटेंट किस में ज्यादा होगा, सेकंड वाले में इनोल कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। इस टाइप से करना है बच्चों, इनोल कंटेंट का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, उसके बाद में देखो एक चीज और, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इनोल कंटेंट। आप जब ये इनोलाइजेशन कराते हैं अपन, जैसे मान लो कीटो फॉर्म आपने ले रखी है, आप उसका मान लो लेट सपोज इनोल का बना रहे हो ना, तो ये आप किस में बनाओगे, ये गैसियस फेज में बनाओगे या फिर आप कोई सॉल्वेंट लोगे। लेट सपोज मान लो अगर आपने कोई सॉल्वेंट लिया भी, तो सॉल्वेंट कैसा है, पानी है, तो फिर उसे मैं बोलूंगा पोलर है सर। और अगर मान लो कोई कार्बन टेट्राक्लोराइड है या बेंजीन जैसे आप सॉल्वेंट लेते हो, तो उस केस में अपन बोलेंगे नॉन पोलर है। तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा क्या कि आप किस टाइप का सॉल्वेंट ले रहे हो, उस केस में उसका इनोल कंटेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, उसका इफेक्ट कुछ होगा क्या। इस बात को अपन ट्राई कर रहे हैं समझने की, है ना। जैसे देखो आपने रैंडम सा कोई भी एक मान लो लेट सपोज कोई भी, मैंने क्या किया, लेट सपोज अपने पास कितने टाइप के सॉल्वेंट हो सकते हैं, या तो पोलर हो सकता है या नॉन पोलर हो सकता है, दो ही टाइप के मोस्टली तो, है ना। ओके, इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट लाइक, मान लो पोलर सॉल्वेंट का मतलब जैसे एल्कोहल हो गए, H2 इटसेल्फ हो गया ना, पानी जो कि बहुत अच्छा एक पोलर सॉल्वेंट है। यहाँ पे कोई भी मतलब एक एग्जांपल लेते हैं अपन, उस एग्जांपल में क्या करें, उस एग्जांपल में कोई लेट सपोज ऐसा कंपाउंड ले लिया जो टोटोमेरिज्म शो करता है। ये अपने एग्जांपल देखा था, ये बीच वाला एक्टिव मिथिलीन होता है। और अगर मान लो इसका आपने अगर टोटोमर बनाया, तो टोटोमर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये कौन सा हाइड्रोजन हटाता था याद है क्या, ये जो बीच वाला कार्बन होता है उससे। क्यों ऐसा करने से क्या फायदा होगा, ऐसा करने से ये फायदा होगा कि बनने वाला नेगेटिव चार्ज दोनों साइड रेजोनेंस करेगा, है ना। और इसका मैंने इनोल बनाया, है ना, मैंने इसका इनोल बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया और इधर एक OH आया। जैसे ऐसा हुआ तो इधर ये क्या करता था, H बॉन्डिंग करता था, क्लियर है। उसका कुछ ना कुछ इनोल कंटेंट आया होगा। लेकिन ये इनोल कंटेंट देखा गया
कि जब आपने ये सेम काम पानी में कराया, तो पानी में कराया तो उसका जो ये इनोल बना ना बच्चों, वो 16% के आसपास बना, ऐसा ऑब्जर्वेशन किया गया। लेकिन ये काम मान लो पानी में नहीं करा के, लेट सपोज मान लो पानी में नहीं कराया आपने, तो फिर आपने कोई ऐसे सॉल्वेंट यूज लिए जो अपने आप को पोलर नहीं मानते, जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है, विच मीन्स नॉन पोलर टाइप। बी, इन लिक्विड स्टेट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये सेम ही काम कराया, सेम ही मान लो कंपाउंड लिया आपने, ये वाला ऐसे कंपाउंड लिया आपने, यहाँ पे इसका आपने टोटोमर बनाया, और टोटोमर बनाते टाइम आपने ये नोटिस किया OH हो गया इधर, इधर डबल बॉन्ड, और डेफिनेटली एच बॉन्डिंग उसमें भी हुई, लेकिन इसका इनोल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मिला, विच इज़ अराउंड 76% के आसपास, विच इज़ अराउंड 76%। और अगर मान लो ऐसा करता मैं कि इन गैसियस स्टेट, इन गैसियस स्टेट में अगर मैं लेता, तो ये का ये डबल बॉन्ड हो, और इसका अगर टोटोमर बनाया, इसका टोटोमर बनने के बाद में यहाँ पे OH आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, डेफिनेटली इसमें भी H बॉन्डिंग हुई होगी। इसका जो इनोल कंटेंट देखा गया, मान लो इसका जो भी इनोल कंटेंट आया, वो इनोल कंटेंट काफ़ी ज़्यादा आया, मोर देन 80% आया। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 81 या 82% के आसपास इसका इनोल कंटेंट हुआ। तो आपने ये क्या चीज़ ऑब्जर्व की, क्या चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, कैसा क्यों हो रहा है? जैसे कि मान लो आपने पानी में लेते हैं ना अपन, तो कोई मान लो कीटो फॉर्म है, लेट सपोज दिस वन इज कीटो, दिस वन इज इनोल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में क्यों जाती है? ताकि इसे कोई स्टेबिलिटी मिल जाए थोड़ी बहुत, है ना, थोड़ा सा मान लो एच बॉन्डिंग हो गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अगर आपने मान लो पोलर सॉल्वेंट ले रखा है, अगर एल्कोहल या पानी जैसे सॉल्वेंट ले रखे हैं, इट मीन्स तो वो तो अपने ही सॉल्वेंट के साथ घिरा रहेगा, है ना। जैसे कि मान लो क्या होगा, इसे इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर पानी या अल्कोहल लोगे तो डेफिनेटली ये कीटो फॉर्म आर सराउंडेड बाय H2 मॉलिक्यूल, और ये अपने आप को स्टेबल कर लेगा, उसे कोई जरूरत नहीं है इनोल बनाने की। लेकिन अगर मान लो आप लिक्विड स्टेट में लेते हो, लिक्विड स्टेट का मतलब सिर्फ यही है, बस लिक्विड फॉर्मेट में है या फिर नॉन पोलर है, तो वो उसकी सॉल्वेंट जो है इसकी हेल्प नहीं कर सकता, कीटो की सराउंड नहीं कर सकता वो, है ना, क्योंकि उसमें प्लस माइनस का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो फिर वो क्या सोचता है कि चलो ये तो कुछ अपनी हेल्प नहीं कर पा रहा, तो मैं डेफिनेटली इनोल ही बना लूं, और वो इनोल बनाता है, उसका परसेंटेज थोड़ा ज्यादा आता है। लेकिन अगर मान लो कोई गैसियस फॉर्मेट में, तो गैसियस के अंदर तो मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं, अगर काफी दूर दूर होते हैं तो फिर इस बात की कोई टेंशन ही नहीं है कि कोई किसी को रिपल्सन करेगा, तो डेफिनेटली उसका इनोल कंटेंट थोड़ा और बढ़ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस टाइप से अपन कवर करते हैं ना। तो इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है, इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि जो इनोल कंटेंट होता है, वो इनोल कंटेंट मैक्सिमम होता है किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अगर आप नॉन पोलर टाइप का सॉल्वेंट लेते हो या फिर गैसियस फेज में काम करा रहे हो, तो उसका इनोल कंटेंट अच्छा आएगा, और अगर आप पोलर में कराओगे तो उसमें आपका इनोल कंटेंट कम आएगा, बिकॉज वाई पोलर सॉल्वेंट सराउंड कर लेंगे उस कीटोफॉर्म को और उसको इनोल बनाने नहीं देंगे। तो अपन को डायरेक्ट कंक्लूजन लिखना हो, अगर मान लो कभी अपन को क्या चीज होनी चाहिए, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए, वो ये होना चाहिए बच्चों, इनोल कंटेंट is maximum in non-polar solvent और in वेपर फेज बोल देना या गैसियस फेज, बिकॉज वाई, क्लियर हो गया ऐसा क्यों हुआ?
अब देखो एक चीज और, ड्यूटेरियम एक्सचेंज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं डी एक्सचेंज। डी एक्सचेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना जेई एडवांस में आता है डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल अच्छा क्वेश्चन बनता है और ज्यादा इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा सा समझो इस बात को। जैसे मान लो मैंने कोई कीटो फॉर्म लिया बच्चों, कोई एल्डिहाइड या फिर कीटोन, जैसे ही ये लिया, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है। इज इट क्लियर? अगर मान लो मैं इसको बेसिक मीडियम में लेता और बेसिक मीडियम में OH माइनस नहीं लेके मैं क्या ले लेता, OD माइनस ले लेता, लेट सपोज मैं क्या ले लेता, OD माइनस ले लेता, तो किस में प्रेजेंट होता, वो D2O में, OH माइनस H2O में, तो OD माइनस D2O में। तो क्या फर्क पड़ जाएगा इस मॉलिक्यूल में, क्या हो जाएगा, तो अपन ये बोलेंगे इसमें सर ये हो जाएगा कि इसमें जितने भी अल्फा हाइड्रोजन है, मींस के जो टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो सारे के सारे ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं डी एक्सचेंज। जैसे ऐसा आ गया तो बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली इसका मॉलिक्यूल का ये कुछ थोड़ी देर में ऐसा हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बाद में हालांकि टोटोमेरिज्म कर लेगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय OD माइनस, ये सारे रिप्लेस कर देगा बाय D। जैसे मान लो ऐसा होता है डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, और आप अगर मान लो इसको लेते OD माइनस और D2O में, तो डेफिनेटली वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं, किससे, D से रिप्लेस हो जाएंगे। जैसे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस टाइप से डी डी डी, इस टाइप से। जैसे मान लो ये होता और यहाँ पे मान लो लेट सपोज आपने लिया होता OD माइनस और D2, ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय D। कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ओनली अल्फा हाइड्रोजन। क्या मेरी बात सुन रहे? ऐसा क्यों होता है, देखो इनमें से अपन कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेट सपोज ये वाला देखते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहले आप क्या सोचोगे, अगर मैं यहाँ पे OD माइनस D2 लेता तो क्या करते बताओ, हाइड्रोजन डेफिनेटली रिप्लेस करते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ये मैकेनिज्म होती थी अपनी, बाद में बोलो। उसके बाद में CH2 नेगेटिव बन जाता, डबल बॉन्ड OH आता या नहीं आता, ऐसा होता। अब मुझे बताओ क्या अपने पास बीकर में कौन है, बीकर में OD माइनस है, बेसिक मीडियम है, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली एक अच्छा बेस है, ये ऐसे इधर आके रेजोनेंस कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, अच्छा बेस कौन सा होगा, कैसे पता करोगे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सर, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, वो दूसरों को डोनेट नहीं कर पाएगा, वो अच्छा बेस नहीं होगा। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एक अच्छा बेस होगा, और अगर एक अच्छा बेस होगा तो डेफिनेटली वो पानी होता तो कुछ पानी से H ले लेता, है ना, और वो वैसा का वैसा बन जाता। लेकिन बोले इसमें पानी तो है ही नहीं, इसमें तो D2 है, तो फिर वो D ले लेगा, है ना, क्यों कि जैसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे H2 नहीं है, यहाँ पे बच्चों D है, D2O, इट मीन्स ये यहाँ पे इसने D ले लिया, तो जैसे इसने D लिया तो ये क्या बन जाएगा, CH2D C डबल बॉन्ड OH, ऐसा हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, OD माइनस तो है ही अपने बीकर में, अगर OD माइनस है तो फिर से क्या करेगा, वो यहाँ से H हटाएगा। अब बोलेंगे सर वो बॉन्ड एनर्जी बच्चों किसकी ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी, जैसे कार्बन T बॉन्ड है एक, तो मान लेट सपोज कार्बन D बॉन्ड है और एक मान लो कार्बन H बॉन्ड है, ये बच्चों इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, इसको ब्रेक करने में आपको काफी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। और इसीलिए जैसे मान लो ये इसके साथ दो टाइप के बॉन्ड है, एक कार्बन हाइड्रोजन है और एक कार्बन D है, किसको एनर्जी कम देनी पड़ेगी, इस हाइड्रोजन वाले को। दैट्स माय रीजन ये हाइड्रोजन तोड़ के लेके जाएगा पहले, है ना, डी का ख्याल रखेगा, ये डी को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ से H चला गया तो यहाँ से H चला गया तो क्या हो जाएगा, CH नेगेटिव, एक D लिखा हुआ, C डबल बॉन्ड OH, ओके।
उसके बाद में बताओ कौन सी स्टेप आएगी, अपन क्या बोलेंगे, अब सर ओ डी, यहाँ से फिर से डी ले लेगा ये, है ना, अपना बेसिक कैरेक्टर शो करेगा ये। उसके बाद में CH2C डबल बॉन्ड OH आ गया, सही बात है। उसके बाद में बोलो क्या होगा, उसके बाद में OD माइनस OD2 फिर से आया, उसने फिर से यहाँ से H हटा लिया, फिर से H हटा लिया, तो यहाँ पे फिर नेगेटिव चार्ज मिल गया, और C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद में बोलो, उसके बाद में फिर से OD आया, फिर से इसने D ले लिया, और फाइनली उसने क्या किया, CD3C डबल बॉन्ड H, ऐसे करके उसने 3 हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए। आफ्टर दैट बाद में क्या बोलेंगे, अब अगर OD माइनस आया तो सर अब टोटोमेरिज्म हो जाएगा, बिकॉज वाई फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय D, then tautomerism happens। but इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, how many hydrogen are replaced by deuterium if you take the keto form in the presence of basic medium, let's suppose OD minus in D2, तो आप कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे बाय ड्यूटेरियम। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों इसमें आते हैं। क्लियर है ये बात। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मान लो बच्चों ये होता, तो मान लो इसको मैं OD माइनस D2 में लेता, लेट सपोज, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहोगे भाई, है ना, इसमें कितने डी रिप्लेस हो जाएंगे, इनोलाइजेबल एच वगैरह, या फिर आपसे ऐसा पूछा जाए, वो तो ठीक है, वो तो समझ में आ गया ना। मैं ये पूछना चाहता हूँ OD माइनस अगर आता कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होते, आप कहाँ कहाँ नेगेटिव बनाते, तो मैं शॉर्टकट बताऊं, जैसे ऐसे सोचें कि यहाँ सर नेगेटिव बनता, तो जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बना है तो डेफिनेटली वो तो क्या करेगा, OD माइनस से D ले लेके उस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे डेफिनेटली रिप्लेस होंगे। लेकिन यहाँ पे जो बच्चों नेगेटिव चार्ज बना होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बना होगा डेफिनेटली वो रेजोनेंस करके इसके ऊपर भी कभी ना कभी आएगा, तो इस पे जब आएगा तो फिर वो D लेगा, कार्बन D के साथ अटैच हो जाएगा, और जब वापस OD माइनस हटाने की बात आएगी तो उस टाइम ये H हटा लेगा, है ना। तो अगर मैंने बोला कि इसको रिप्लेस करना हो तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो बोलेंगे CD3CH डबल बॉन्ड CD और C डबल बॉन्ड OH, इस टाइप से वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा। कौन कौन से हाइड्रोजन उसने हटाए, क्या अपने पास फंडा होना चाहिए, क्या शॉर्टकट होना चाहिए जिससे अपन डायरेक्ट आंसर दे सकें। अपन ये बोलेंगे जहां पे भी कार्बन पे नेगेटिव बनाओ, वो नेगेटिव चार्ज घूमता घुमाता अगर रेजोनेंस कराता यहाँ पे आ सके टोटोमेरिज्म बनाने के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हैं टोटोमर बनाने के लिए, तो जिस जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसके ऊपर जितनी भी हाइड्रोजन अवेलेबल होगी वो सारी की सारी डी से एक्सचेंज हो जाएगी। शॉर्टकट लिखो, क्या रहेगा शॉर्टकट, इफ नेगेटिव चार्ज कौन सा, कार्बन पे, तो अपने को तो मोस्टली कार्बन ही आएगा ना, तो कार्ब एनाइन, नेगेटिव चार्ज कौन सा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज is moved to more electronegative atom like नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मान लो एक ऐसा नेगेटिव चार्ज, एक ऐसा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, वो घूमता घुमाता अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन वगैरह पे आ सके, देन all hydrogen are replaced by D at that कार्ब एनाइन। उस कार्ब एनाइन पे जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो सारे के सारे रिप्लेस कर दिए जाएंगे। जैसे मान लो ये बात लिख लो, फिर बाद में यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल करा देता हूँ आपको, ठीक है ना, लिख लिया।
चलो फास्ट, पहले मैं काम करता हूँ, इसमें लिख देता हूँ ताकि अपना टाइम बचेगा ना। चलो बच्चों, ये यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखी है, आप उसमें डी एक्सचेंज बताना कितने डी एक्सचेंज हो जाएंगे ना। जैसे इसमें बोलो सी डबल बॉन्ड ओके, यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, रेजोनेंस करेगा ना। भाई देखो सिंपल, अगर कोई एग्जांपल है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है तो ऑल अल्फा हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय डी, है ना। लेकिन कल को मान लो कोई ऐसा स्पेस टाइप प्रोटोबैरिज्म कर रहा है तो वो सभी हाइड्रोजन भी रिप्लेस कर दिए जाएंगे जब वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करते हुआ उस ऑक्सीजन पे आएगा। मेरी बात समझ पाए? ओके, इसमें कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 6। इसमें बोलो ओनली 2 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय डी, इट मींस 2। इसमें बोलो कौन से होंगे वो 4 हाइड्रोजन? 4 क्या होंगे इसमें? ज्यादा हो जाएंगे, देखो ये वाले हो जाएंगे। ऑल आर अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8 हो गए ना। चलो इसमें बोलो 3, तो ये सिंपल वाले, यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाया तो ये किस कार्बन पे आएगा? एक यहाँ पे भी आएगा, तो इसका मतलब 3 और एक ये 4 और 3 7 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय डी। इसमें बोलो देखो ये तो 2 तो ये हो गए, है ना। और कहाँ होंगे? 2 बच्चों ये हो गए। कल को यहाँ नेगेटिव बना तो ऐसे घूमता घूमता आ सकता है ना यहाँ पे, और 2 ये हो गए। यहाँ पे अगर नेगेटिव बना तो ये नेगेटिव कहाँ आएगा? इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। देखो ध्यान से, ये नेगेटिव इधर आया, ये यहाँ पे आएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी है ना। बाद में बताओ ये नेगेटिव यहाँ पे जाएगा तो ये इधर आ जाएगा, लेकिन इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो क्या होगा? ये इधर आएगा तो ये पाई बॉन्ड आगे चला जाए, इसका मतलब एक हाइड्रोजन ये वाली, तो ये इतने हाइड्रोजन इसमें होंगे जो रिप्लेस किए जा सकेंगे। इट मीन्स आंसर इज 8। आंसर इज 8। इज इट क्लियर? इसमें बोलो 2 हाइड्रोजन तो बचो ये रहे, कल को ये नेगेटिव बनता है तो ये घूम के इधर आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो एक हाइड्रोजन है। कल को इधर से आता है तो वो एक ही बात है, दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस किए जाएंगे। अब ये नेगेटिव घूम के यहाँ आएगा तो इसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है। कल को ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे भी आ सकता है। इसका मतलब 6 हाइड्रोजन आ जाएगी। 6 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय डी। इज इट क्लियर? दोनों एग्जाम्पल अच्छे से बिना देखे ट्राई करना आप कि ये 6 हाइड्रोजन कौन से हैं और कैसे आपने किया है। एक चीज और, रेसिमाइजेशन थ्रू इनोलाइजेशन। इसका क्या मीनिंग है? जब कभी भी इनोल बनता है, अगर मान लो इनोल बनेगा किसका? या तो कीटोफॉर्म का। कल को मान लो कीटोफॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव होती है तो वो इनोल बनाते टाइम, और इनोल वापस किस में आता रहता है? कीटो। इट मेंटेन्स ए डायनामिक इक्विलिब्रियम एट दैट टाइम दिस ऑप्टिकल एक्टिव एल्डिहाइड कीटोन कैन कन्वर्टेड इनटू ए रेसिमिक मिक्सचर व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। आई देखो, जैसे लेट सपोज मान लो एक पीएच है, यहाँ पे एक कार्बन है और एक एच है और यहाँ पे एम ही है। बताओ ये कीटोफॉर्म है, इस कीटोफॉर्म के पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये रही अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन जिस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन लगी हुई है वो कार्बन बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बात मानते हो? ऑल वैलेंसी आर डिफरेंट, इट मींस दिस वन इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस वन इज कायरल कार्बन। ये कायरल कार्बन है। अगर ये कायरल कार्बन आप बोल रहे हो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो या तो स्मॉल डी वाला होगा या फिर स्मॉल एल वाला होगा डेफिनेटली, या तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर ये लियो रोटेटरी है। मैंने क्या किया, इसको बेसिक मीडियम में रखा गया। वेदर इट इज टेकन इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। OD माइनस लिया, या चलो OH माइनस लेता हूँ बच्चों ना, OH माइनस लिया H2O में, आपने ऐसा किया, क्या होगा बताओ? टोटोमेरिज्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे कराते हो टोटोमेरिज्म? ये H को हटाया, यहाँ पे नेगेटिव बनाया, ये घूम के इधर आ गया,
वो पानी से H ले लिया, ऐसे करके उसका फाइनली अगर मैं टोटोमर बनाता तो आप कैसा टोटोमर बनाते? इधर क्या आता? एमी, यहाँ पे क्या आ जाता बोलो? डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या हो जाता? ये OH, और यहाँ पे क्या हो जाता है? इस टाइप से हो जाता है ये। दिस वन इज इनॉल फॉर्म। उसकी ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया यहाँ पे, ये बात तो मानते हो? क्यों? कि अभी ये सर कार्बन कायरल नहीं रहा, वो अपनी ऑप्टिकली एक्टिविटी लॉस कर चुका है। लेकिन क्या ये पूरी जिंदगी इनॉल में रहेगा? तो ये तो सर वापस उसमें जाएगा ना, कीटो फॉर्म में। यस, लेकिन जब ये कीटो फॉर्म में जाता है तो कैसे इसको लेके जाओगे? OH माइनस आया, ये OH माइनस क्या करेगा? ये OH माइनस बच्चों डेफिनेटली यहां से H हटाएगा, यहां पे क्या बनाएगा? नेगेटिव चार्ज बनाएगा। यहां पे इसने क्या बनाया? नेगेटिव चार्ज बनाया। अब मजे की बात सुनो, ये नेगेटिव चार्ज जब यहां जाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज बच्चों यहां आएगा, ऐसे ऐसे शिफ्ट होगा, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस कार्बन का हाइब्रिड क्या है? इस कार्बन का हाइब्रिड है sp2। और जब भी कोई भी sp2 कार्बन पे अटैक होता है या फिर उस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं तो हमेशा दो रास्ते होंगे, क्योंकि sp2 की शेप कैसे होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो जैसे मैंने बोला कि वो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो वो ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है और वो ऐसे भी शिफ्ट हो सकता है। sp2 कार्बोकेटाइन भी होता है, तो कार्बोकेटाइन पे जब अपन अटैक करेंगे ना तो वो यही बात बोलेंगे, क्या? कार्बोकेटाइन पे अटैक सर ऐसे भी हो सकता है और कार्बोकेटाइन पे अटैक नीचे से भी हो सकता है। मेरे बात समझ पाए? तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी दो हो गई। तो जब इस पे अटैक होगा तो ये क्या करेगा? इस पे दो पॉसिबिलिटी बननी स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? कि ये एमी इधर भी आएगा, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और वो डेफिनेटली यहाँ पे पहले नेगेटिव बनेगा, जो नेगेटिव H ले लेगा। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट बच्चों H लिख देता हूँ, है ना। यहाँ पे वो H लिख दिया, वो H देखो यहाँ से आया, नीचे से आया, मान लो। इज इट क्लियर? मान लो H आया, उसने अटैक किया ना, वो नेगेटिव बना ना। तो एक मान लो ऐसे ऊपर नेगेटिव बनता तो डेफिनेटली H भी ऊपर ही लगता। एक मान लो नीचे से अटैक करता तो वो उधर से ही H आता। तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी ये बनेगी और एक पॉसिबिलिटी ये बन गई। मैंने ये दो पॉसिबिलिटीज आपको ड्रॉ की। क्या इन दोनों के बनने के चांस 50-50% होंगे? यस। ये कार्बन भी अगेन कायरल हुआ, ये कार्बन भी अगेन कायरल हुआ। अगर डेफिनेटली ये स्मॉल डी है तो ये डेफिनेटली स्मॉल एल है। इसका मतलब ये दोनों एक साथ पड़े रहेंगे, और एक साथ वाले मिक्सर को क्या बोलेंगे अपन? रेसेमिक मिक्सचर। रेसेमिक मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या मेरी बात समझ में आई? तो स्टार्टिंग मटेरियल अपने एक ऑप्टिकली एक्टिव से लिया था। व्हेन वी टेक इन एसिडिक और बेसिक मीडियम इट कन्वर्ट इनटू ए रेसमिक मिक्सचर, और रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो ऐसे रेसमाइजेशन हो जाता है उसका। इन शॉर्ट आप क्या लिखोगे? इन शॉर्ट अपन ये लिखेंगे कि इफ यू टेक ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड और कीटोन इन acidic medium or basic medium, after some time it convert into a racemic mixture through tautomerism, through tautomerism। अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल एक ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड या कीटोन लेते हो और वो कन्वर्ट हो जाए टोटोमेरिज्म से, तो उसको अपन रेसमाइजेशन बोलते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा काम हो सकता है टोटोमेरिज्म के थ्रू। एक चीज और क्लियर होगी आपको, एक एग्जांपल लिखो। विच वन undergoes रेसेमाइजेशन। जैसे देखो, बताओ इसका रेसेमाइजेशन होगा या नहीं होगा? आपसे बताना, आपको इस यस और नो में जवाब देना है ना। आपका कंसेप्ट दिमाग में क्या होना चाहिए कि जो सी डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है ना, ये पहले रेसमाइजेशन किसका होगा? जो पहले ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर वो पहले ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं है तो फिर उसका काहेगा रेसमाइजेशन? किसी बात की ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है, तो सर ये ऑप्टिकल एक्टिव था,
आपने इसका टोटोमेरिज्म कराया, OH माइनस H2 में लिया, वो सेम काम होगा और डेफिनेटली ये रेसमाइजेशन के फॉर्मेट में चला जाएगा। ये बात सही है। लेकिन अगर मान लो मैं ये लेता तो, मान लो PH ETH और यहाँ पे एक CH2 डबल बॉन्ड H, इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये एक ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है? ऑप्टिकल एक्टिव, नो डाउट ये एक ऑप्टिकल एक्टिव, बिकॉज वाई कायरल कार्बन दिस वन इज ऑप्टिकल एक्टिव। बट मेरा क्वेश्चन है, क्या ये रेसमिक मिक्सर ड्रॉ करेगा? क्या ये रेसमाइजेशन करवा लेगा? क्यों नहीं करवा पाएगा बताओ? यहां से हाइड्रोजन हटेगी ना, ये वाली हाइड्रोजन तो नहीं हटेगी ना, जिस कार्बन पे कायरल कार्बन पे लगी हुई हाइड्रोजन तो नहीं हट पाएगी। ये हाइड्रोजन हटेगी तो ये हाइड्रोजन तो सर ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बोलेंगे ये वाला तो नहीं हो पाएगा रेसमाइजेशन, इसका रेसमाइजेशन नहीं हो पाया। ठीक है ना? इस टाइप से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे चलो बताओ, ETH MEC डबल बॉन्ड O CMe3 OH माइनस H2, बोलो ये वाले हो जाएगा क्या? हाँ देखो, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन बचो, ये वाले हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगी एंड दिस कार्बन इज ऑप्टिकली एक्टिव। इस वाले का रेसिमाइजेशन हो जाएगा, इस वाले का रेसिमाइजेशन हो जाएगा। लेट सपोज बच्चों ऐसा होता तो कि आपको मान लो ET लिखा हुआ है यहाँ पे मान लो Me लिखा हुआ है, इधर PH लिखा हुआ है, क्लियर है? और यहाँ पे C डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक H लिखा हुआ है और यहाँ पे PH और यहाँ पे Me लिखा हुआ है। बताओ इसका टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? इसका टोटोमेरिज्म होगा या नहीं होगा? तो बोलेंगे सर इसका टोटोमेरिज्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? ये वाला कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, ये ऑप्टिकल एक्टिव है नो डाउट। अगर ये स्मॉल डी है तो ये तो आजीवन स्मॉल डी रहेगा, अगर ये स्मॉल एल है तो डेफिनेटली ये आजीवन स्मॉल एल ही रहेगा। लेकिन ये वाला कार्बन भी कायरल है, अगर ये डी वाला है तो ये टोटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेगा तो डी और एल दोनों बना डालेगा। लेकिन वो हमेशा ही क्या रहेगा? डी है तो डी, एल है तो एल। इसका मतलब आपके पास अगर मैं बोलूं कि डेफिनेटली दो पॉसिबिलिटी बनेगी जब ये टोटोमेरिज्म करेगा या वापस इसमें आएगा, तो इस टाइप से होगा या नहीं होगा? जैसे ये तो हमेशा ही ऐसे रहेगा ना, ये वाली फॉर्म में भी और ये वाली फॉर्म में भी, क्योंकि इसको चेंज करने का काम किसी का है ही नहीं और कोई चेंज करे भी तो क्यों करे, है ना? डबल बॉन्ड हो ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब इधर वाला मामला होगा तो वापस वो दो बार अटैक वाली पॉसिबिलिटी बनेगी, तो बोलेंगे PH Me और H, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक बार H PH और Me। इज इट क्लियर और नॉट? क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है? यहाँ पे तो चेंज हुआ लेकिन इधर वाला चेंज नहीं हुआ। ओवरऑल एक दूसरे की मिरर इमेज है क्या? ओवरऑल एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। दैट मींस दिस इज नोन एज डाइस्टीरियोमर। इसे अपन क्या बोलेंगे? डाइस्टीरियोमर। It means racemization happens when only one chiral carbon is present. Even that chiral carbon is definitely alpha carbon, because why? Alpha hydrogen is only participating in tautomerism. So that we cannot say if a optical active chiral center is present in any keto form, then definitely we say converted into racemic mixture. It can converted into also diastereomer also. हो जाएगा ऐसे? तो बोले इस वाले में फोर्थ वाले में भी सर रेसमाइक मिक्सर तो नहीं मिला, डाइस्टीरियोमर मिल गया। एक चीज और देखो, in alpha hydroxy ketoform are taken in basic medium then keto exchange its position with hydroxy group.
विथ हाइड्रोक्सी ग्रुप। ये क्या लिख डाला भाई बच्चों मैंने ये लिख डाला कि इसको बोलते हैं अपन सी डबल बॉन्ड ओ के बाजू में कार्बन जो होता है वो डेफिनेटली अल्फा कार्बन होता है, उसके ऊपर OH लिखा हुआ है, इसलिए उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप। इसको ओवरऑल अपन क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो फॉर्म। व्हेन वी टेक OH माइनस इन H2, तो क्या फंडा होगा इसमें, लेट सपोज दिस कार्बन इज स्टार कार्बन, दिस कार्बन इज स्टार कार्बन, ऐसे मान लो स्टार इज यहाँ पे रिप्रेजेंट ये कायरल कार्बन को नहीं कर रहा, लेट सपोज दिस वन इज स्टार कार्बन। क्लियर, क्या होगा बताओ, इस H को हटाएगा ये, नेगेटिव बनाएगा ये, क्लियर है, ये नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस टाइप से तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ और साथ में ये H भी हटा दूंगे, जैसे कि मान लो इसमें और क्या हो सकता है कि ये H हटेगा और मान लो OH इधर आ जाएगा ना, दोनों इसमें काम हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, इसके ऊपर ये हाइड्रोजन है तो इधर आ जाएगी, ऐसे करके इधर आ जाएगा और वो H पानी से एक साथ ले लेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे दो कीटोन बन जाएंगे, है ना, यहाँ पे ये इस टाइप से मूव करता हुआ आ जाएगा। या फिर अगर इसको ऐसे नहीं करो ना तो भी चलेगा, तो अगर ऐसे करोगे तो मैकेनिज्म बढ़ जाएगी। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, और ये मेथड थोड़ा सिस्टम भी नहीं लग रहा मुझे। ऐसा मानो ना कि अपन को क्या करना है, इन दोनों को एक्सचेंज करना है ना, तो अगर ये एक्सचेंज करना है तो लेट सपोज ये OH नहीं हटके, मान लो ये H हटता, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज थोड़ा ठीक रहेगा, कि अपन को ये तो बात श्योर है कि उसको घुमा के अपन को वहां लेके जाना है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ, मान लो ये H हटा, ये नेगेटिव बना यहाँ पे, ये घूम के इधर आ गया, तो अगर इधर आ गया तो इसको डायरेक्ट लिखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि COH इधर डबल बॉन्ड और इधर एक OH। स्टार वाला कार्बन कौन सा अपना, अपना स्टार वाला कार्बन ये वाला था, है ना। अब मुझे उसे OH बनाना था, इसको OH बना दिया, लेकिन अब मुझे इसको डबल बॉन्ड O बनाना है, तो फिर मैं क्या कर दूंगा का OH माइनस H2 है ना। अब अपन क्या करें, उल्टा सोच ले, अब इसका H हटा लो, तो अब अगर मान लो इसका H हटाते हो आप, तो इसका H हटाने पे यहाँ नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव क्या करेगा बच्चों, ये नेगेटिव ऐसे घूम के इधर चला जाएगा और वहां पे वो H ले लेगा, तो H ले लेगा तो ये कैसा बन जाएगा, CHOH और C डबल बॉन्ड O और ये स्टार वाला कार्बन ये वाला, है ना। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे की पोजीशन को एक्सचेंज कर डालते हैं, है ना। जैसे कि मान लो कभी आपसे ऐसा पूछे क्या कोई बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड OH लिखा हुआ है और इसको मान लो बेसिक मीडियम में लिया गया, या थोड़े टाइम बाद में ये कैसा हो जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम इट कन्वर्टेड इनटू इन दिस फॉर्म, ये OH बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड O बन जाएगा, है ना। इस टाइप से बोल रहा हूँ बच्चों में, जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड O है और ये OH है और यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लिखा हुआ है, आपको बोला गया कि OH माइनस और H2 में क्या हो जाएगा, तो आफ्टर सम टाइम दिस विल मेक OH एंड दिस मेक डबल बॉन्ड O। इज इट क्लियर, इस चीज को अपन एक्सचेंज बोलते हैं। इसके ऊपर एक अच्छी प्रॉपर्टी है बच्चों, एक मैं आपको
थोड़ा बहुत बच्चों बायोमोलिक्यूल के बारे में जानते हो या उसके हिसाब से मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, है ना। अपने पास जैसे ग्लूकोज होते हैं, ये सब होते हैं, उनमें बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो ये फ्रुक्टोज वगैरह होते हैं उनमें कीटो ग्रुप होता है। एक टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम होता है टोलेंट टेस्ट। और बेसिकली ये टोलेंट टेस्ट जो है ना वो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए बना हुआ है। तो ग्लूकोज अगर टोलेंट टेस्ट देता है, इसका मतलब सही बात है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो दे रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई क्यों दे रहा है, क्योंकि बिकॉज भाई उसके ऊपर एक CHO होता है ना। लेकिन अगर आपसे को बोलेगे सर फ्रुक्टोज ये टेस्ट दे रहा है, तो बोले फ्रुक्टोज ये टेस्ट क्यों देता है, उसका रीजन अपन को पता होना चाहिए। इवन फ्रुक्टोज हैव कीटो ग्रुप, और कीटोन कभी भी टोलेंट टेस्ट नहीं देते हैं। तो उस फ्रुक्टोज में ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से उसे टोलेंट टेस्ट देना पड़ रहा है। डेफिनेटली फ्रुक्टोज में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से उस वाले का कीटो जो ग्रुप है, कीटोन का जो ग्रुप है, वो डेफिनेटली कभी ना कभी एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हुआ होगा थ्रू टोटोमेरिज्म। इसी वजह से शायद वो ऐसा कोई कांड कर रहा होगा। मेरी बात समझ में आई। तो इस टाइप का क्वेश्चन लिख डालते हैं अपन। आप ऐसा लिखो, एल्दो fructose have keto group, although fructose have keto group, but it gives tolerant test. Why? ये टोलेंट टेस्ट देता है, क्या रीजन है। इवन फ्रुक्टोज के अंदर तो कीटो ग्रुप होता है, मैं फ्रुक्टोज बनाऊं, जैसे बच्चों फ्रुक्टोज कुछ ऐसा होता है, दिस वन इज फ्रुक्टोज, कैपिटल डी फ्रुक्टोज है। ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6। दिस इज कैपिटल डी फ्रुक्टोज। अब इसमें क्या हुआ होगा बताओ, कि जिसकी वजह से इसको टेस्ट देना पड़ रहा है, टोलेंट टेस्ट देना पड़ रहा है। बिकॉज भाई टोलेंट टेस्ट कौन देता है, टोलेंट टेस्ट जो है ना, अभी मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा कि टोलेंट टेस्ट क्या होता है। टोलेंट टेस्ट बच्चों एल्डिहाइड ग्रुप के लिए बेसिकली बना हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप प्लस CHO ग्रुप के लिए बना हुआ है। लेकिन इसमें एल्डिहाइड नहीं है, इसमें तो कीटोन है, C डबल बॉन्ड हो गया, इस तरफ भी कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन है। तो ये टेस्ट क्यों दे रहा है, उसका रीजन अपन को जानना है। तो उसका रीजन जानने के लिए आपको सीधी सीधी बात है, क्या करवाना पड़ेगा, टोटोमेरिज्म कराना पड़ेगा। OH माइनस और H2 आपने लिया, अभी मैंने बताया ना कि एक्सचेंज कर जाते हैं। तो देखो ये अल्फा हाइड्रोक्सी, उसके हिसाब से अल्फा हाइड्रोक्सी है ये, है ना। तो इसको एक्सचेंज हो जाएगा ना ये, तो उसको एक्सचेंज करना आपको। फ्रुक्टोज के नीचे वाला पार्ट तो सेम ही रहना है, ऊपर वाला पार्ट चेंज हो जाएगा, है ना। तो आफ्टर सम टाइम क्या हो जाएगा, ये देखो ये ऐसा हो जाएगा कि ये तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो, और ये क्या बन जाएगा, OH और H। बाकी एज इट इज सेम, H इधर, OH इधर, OH इधर, H इधर, H इधर, OH इधर और CH2OH। क्या मेरी बात सुनाई। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि सर ये OH आपने इधर ही क्यों लगाया इस कार्बन पे, क्योंकि ये तो sp2 कार्बन है, तो OH इधर भी लगने के चांस थे। ये बात सही है, ये C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे H इधर, OH इधर, बाकी एज इट इज सेम, OH इधर, OH और OH H और H OH CH2OH। क्या मेरी बात सुनाई। ये जो डी फ्रुक्टोज होता है ना बच्चों, व्हेन वी टेक इन OH माइनस इट कन्वर्टेड इनटू, ये इसका क्या नाम है, जैसे कि मान लो ये जो मैंने बनाया है ये क्या है, ये है ना। तो इसका बच्चों नाम है, ये ग्लूकोज ही तो है ये, है ना। दिस वन इज ग्लूकोज, कैपिटल डी ग्लूकोज। और ग्लूकोज तो टेस्ट देता है ना, क्योंकि बिकॉज इसमें देखो ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो एल्डिहाइड ग्रुप टोलेंट टेस्ट देता है। बस इतना सा आपको समझ में आना चाहिए कि कभी भी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ग्रुप जो होता है उसको OH माइनस में लेते हैं, तो थ्रू टोटोमेरिज्म इट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड ग्रुप, दैट्स व्हाई रीजन इट गिव्स टेस्ट ऑफ टोलेंस। ये कौन है मतलब, इसका नाम मतलब मेनोज है, मेनोज, कैपिटल डी मेनोज।
दिस वन इज मैनोज, बट मैनोज अभी ये अपन डिस्कस नहीं कर रहे, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ ऐसा क्यों हुआ। अगर आप ये समझ पाए तो इसका मतलब आपका आभार रहेगा मेरे पे कि आप समझ पाए, है ना। क्लियर होगी टोटोमेरिज्म। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। और रिएक्शन मैकेनिज्म में जितनी भी ऑर्गेनिक में रिएक्शन आने वाली है आगे जाके, अपन चैप्टर नहीं पढ़ने वाले। ऑर्गेनिक में से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक बार अपन एनसीईआरटी पढ़ डालेंगे ना तो पूरी समझ में आ जाएगी। वो ऑर्गेनिक पूरी बिखरी हुई है अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग। उसे अपन रिएक्शन मैकेनिज्म नाम इसलिए दे रहे हैं कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस आएगी उनको आप कंबाइंड कैसे करें, क्योंकि कोई ना कोई रिएक्शन का टाइप तो होना चाहिए ना, ऐसे हर एक रिएक्शन को रट तो नहीं सकता ना मैं, कुछ तो मुझे लॉजिक लगाना पड़ेगा ना, ऐसे रिएक्शन हो रही है। तो उसी का नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म, कितने टाइप की अपने पास रिएक्शंस होती है और कैसे कैसे होती है। विदाउट रिएक्शन मैकेनिज्म आप बोर्ड में तो स्कोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रट के और के कैसे भी टाइम पास करके, लेकिन बच्चों नेट और जेई में आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन से रिएक्शन नहीं आने वाली है। इज इट क्लियर। तो वो आप सीरियस होके आपको चैप्टर को कवर करना है। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।